प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज अपन लोग एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो डायरेक्टली मैं कहूँगा 10th एनसीईआरटी की किताब में दे नहीं रखा है। तो आप सोचोगे सर फिर कर ही क्यों रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि आप नोटिस करोगे ना अगर, तो हमारी किताब में लिखा हुआ है कि ये तो आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। मतलब एग्जामिनर या जो किताब के जो भी लेखक हैं वो ये मान करके चल रहे हैं कि क्योंकि 9वीं की किताब में है तो फिर उसको वापस क्यों लिखें। क्लियर हो ये बात? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी क्वेश्चन अगर मान लो बन जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि क्यों बना, ये तो हमारी किताब में दे नहीं रखा है। और ये एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि हमें मानव परिसंचरण तंत्र को अच्छे से समझना है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बताऊँगा कि कभी भी अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो या कभी ऐसी कोई बात हो रही है तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं समझ में आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आप, हम क्या देख रहे हैं, परिसंचरण हेतु माध्यम या सर्कुलेटरी मीडियम। अब वो मीडियम हमारे दिमाग में क्या था कि भाई बह क्या रहा है रुधिर वाहिकाओं के अंदर, तो हम बोलते हैं कि खून बह रहा है, रुधिर बह रहा है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, दो चीज़ें होती हैं। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला कि इसमें रुधिर या जिसको बोल रहे हैं ब्लड, दूसरा पार्ट क्या है इसका हमारे पास में लसिका, हिंदी में बोलते हैं इसको अपन, और इसको या तो फिर इंग्लिश में अपन बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश नाम दोनों बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान रखना, क्योंकि अखबार में कहीं पर भी आप पढ़ोगे तो जो नाम है वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे मोस्टली, तो इसलिए मैं आपको नाम भी दोनों में बता रहा हूँ। अब देखना समझना, हमारी अंडरस्टैंडिंग रुधिर तक ही थी, लेकिन ये लसिका क्या है अलग से दूसरी चीज़ है। इस पर डिटेल में बात, ज़्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊँगा। ये टॉपिक है अपनी बुक में अच्छे से दे रखा है, तो इसको तो आपको करना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। रुधिर जो है वो भी थोड़ा बहुत दे ही रखा है। आ जाओ देखो इसमें क्या है। सबसे पहले अपन रुधिर से ही शुरू कर रहे हैं। तो रुधिर के बारे में क्या है, एक बात हम सबको पता है कि क्या होता है, लाल रंग का होता है, सबको क्लियर है। कैसा है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, या गाढ़ा है, संवहनी उत्तक है, या इसको मतलब ये जो संवहनी उत्तक है ना, ये 9वीं कक्षा से लिया है सीधा ही। मतलब वहां पे इसको बोला था आपने, खैर ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है हमारी 10वीं की किताब में, लेकिन इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड का मतलब तो क्या हो गया, बहने वाला, कनेक्टिव का मतलब जोड़ने वाला, और टिश्यू है उत्तक के लिए वो वर्ड अपन यूज कर रहे हैं। खैर इतना आपको ध्यान नहीं रहता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो आप, तो इस जो रुधिर है इसका पीएच होता है 7.4। इसका मतलब इसका स्वाद अगर आप टेस्ट करके देखोगे तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। पीएच स्केल अपने को पता होगा, रसायन विज्ञान का टॉपिक है छोटा सा, कि भाई अगर 7 से कम की तरफ पीएच अगर जाता है तो वो अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का, और अगर 7 से ज़्यादा की तरफ हम जाते हैं तो क्षारीय होता है, या बेसिक या अल्कलाइन जिसको अपन कहते हैं। तो इसका पीएच 7.4 है, छोटी सी बात। अब एक छोटी सी बात कि हमारे शरीर में खून होता कितना है, अगर हम ये क्वेश्चन करें तो लगभग 4.7 से लेकर के 5.5 लीटर तक जो है ब्लड होता है किसी एक वयस्क इंसान में। मतलब आप में या मुझ में हो सकता है कि इसके ही किसी बीच के अमाउंट में खून हो। अब मैं एक और मस्त इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ शुरू करता हूँ कि यार आपको सबको पता होगा कि ब्लड डोनेट करते हैं, खून कहते हैं देना चाहिए, बड़ी जब एक 18 के बाद आप दे सकते हो, या उम्र जो भी है अडल्ट होने के बाद में। तो 1 यूनिट अगर मान लो कोई खून दान करता है तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 यूनिट खून कितना होता होगा फिर। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। यूनिट का मतलब है यूनिट, कोई ऐसे स्टैंडर्ड आई गेस फिक्स डेफिनेशन नहीं है इसकी, लेकिन लगभग जो खून डोनेट होता है वो होता है 500 मिलीलीटर, मतलब आधा लीटर। एक बार में 1 यूनिट अगर कोई खून दे रहा है तो आधा लीटर उसके शरीर में से खून निकाला जाता है। इंटरेस्टिंग, रुधिर निकाला जाता है, ब्लड निकाला जाता है। अब क्या है, ब्लड जो है ना, इसके फिर आगे हमारे पास में 2 पार्ट्स हैं, इसको 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर रहे हैं। एक है हमारा प्लाज्मा, या इसको प्लाविका भी कहते हैं, और यहाँ प्लाज्मा इंग्लिश में सिंपल, किताब में इसको प्लाज्मा लिखा हुआ है, प ल पे 2 ऐसे मात्राएं लेजमा करके, हिंदी में बहुत इन्होंने हालत खराब की है, तो वो प्लाज्मा ही होना चाहिए, प्लाज्मा। ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो, फाइन। और दूसरा हिस्सा क्या है हमारे पास में, रक्त कोशिकाएं, या इनको और कहते हैं हम लोग कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, और इंग्लिश में इनको ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। तो ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। रुधिर के 2 हिस्से हैं, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं को समझ रहे हैं अपन, थोड़ा सा एक आइडिया ले रहे हैं अपन। अपनी बॉडी में जो खून है ना, उसमें एक बहुत ही जो बड़ा हिस्सा है वो है हमारा प्लाज्मा का, और
रक्त कोशिकाएं जो हैं वो हैं 45%। देख रहे हो, 55% क्या है हमारा प्लाज्मा 55 और 45% है अपनी रक्त कोशिकाएं। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, आप अभी सर्च करना, अभी कोरोना जो बीमारी चल रही है तो बार बार ऐसा आ रहा है कि ना प्लाज्मा डोनेशन की बात चल रही है कि प्लाज्मा जो है दान कर रहे हैं। कौन से पेशेंट, जो लोग रिकवर कर चुके हैं कोरोना से, वो अपना खून का जो प्लाज्मा है वो डोनेट कर रहे हैं ताकि वो उनके शरीर में डाला जा सके जो पेशेंट्स हैं। तो ये प्लाज्मा क्या मतलब इसी की बात हो रही है या क्या है, आप उसके बारे में जाके थोड़ा सा पढ़ना। दूसरा मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपने 9वीं कक्षा में एक सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड पढ़ा था, या जैसे अगर हम सिंपल में बोले तो मथना। तो अगर हम मशीन जो होती है, जैसे मान लो कोई खून की जांच कराने जाते हैं अपन हॉस्पिटल में कहीं पे, तो वहाँ क्या होता है, हमारे खून का सैंपल ले लेते हैं वो सुई में भर के और डब्बी में बोतल में भर के, और वहाँ पे फिर उसको एक मशीन में डालते हैं और वो मशीन उसको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अलग अलग टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर घुमाती है। जैसे 1 मिनट में 1000 बार घुमा दिया उसको, 1500 बार घुमा दिया। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये अलग अलग हो जाती हैं। आप इंटरनेट पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, जो भारी चीज़ होगी इनमें से वो नीचे चली जाएगी, फिर जो हल्की होगी वो, फिर उससे जो हल्की होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो फिर उस तरह से वो लोग पता करते हैं कि कौन से हिस्से में कौन सी बीमारी है या क्या क्या हुआ है। तो एक आइडिया, तो ये इन्हीं चीज़ों को अलग कर रहे होते हैं। अब यहाँ समझो, पहले प्लाज्मा की बात कर रहे हैं अपन। तो प्लाज्मा कैसा है, लगभग पीले से ना फीका कलर होता है, एकदम पानी पीला जैसा, पीले रंग का तरल है, लिक्विड है, फ्लूइडिटी इसकी ज़्यादा है। ये कहने का मतलब है, होता क्या है कि ये जो है 90 से 92% पानी है प्लाज्मा आपका। जैसे मान लो एक बार के लिए सरल करने के लिए मान लो अपन मान लेते हैं कि अपने शरीर में वैसे तो मान लो 5 लीटर खून है, लेकिन मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए मान रहा हूं कि 10 लीटर खून है। ठीक है, तो 10 लीटर का जो 55% है मतलब 5.5 लीटर, वो क्या है आपका प्लाज्मा। और फिर उसमें भी लगभग जो 90% है मतलब लगभग 4 लीटर, मतलब 10 लीटर का जो लगभग 4 लीटर है वो क्या होगा, प्लाज्मा। इंटरेस्टिंग है ना, पानी। और मतलब प्लाज्मा में भी क्या, पानी। 10 लीटर में से 4 लीटर पानी होगा, और बाकी जो बचा हुआ है 8 से 10% वो सारे के सारे क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। अब ये कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ क्या है, मान लो शक्कर हो सकती है, शर्करा, मतलब शक्कर नहीं कहना चाहिए, आप शक्कर वो वाली सोचोगे फिर, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज ये चीज़ें हो सकती हैं। या उसके अलावा मान लो हार्मोन्स हैं हमारे शरीर में इतने सारे, मान लो जो खनिज लवण हैं इतने सारे वो हो सकते हैं, या ऐसी जो खूब सारी चीज़ें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब चीज़ें उसमें हैं, किसमें, प्लाज्मा में। अब इंटरेस्टिंग क्या बात होती है कि ये जो प्लाज्मा है ना, ये सारी रक्त कोशिकाएं जो हैं ये इसमें फैली हुई होती हैं। आई बात समझ में, मतलब ये जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, यूं समझ लो थोड़ा सा कि ये हो सकता है हल्के से गाढ़े हैं, है ना, इसको चलना अगर अकेले को चलना पड़े तो मुश्किल है, तो ये सारी जो हैं ये इसमें फैली हुई होती हैं और इसके कारण ये आसानी से चल पाती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 से 92% तो पानी है ना। इंटरेस्टिंग। तो ये प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के बाद बहुत सारे प्रोटीन वगैरह भी हैं इसमें, और प्लाज्मा के बाद अपन देख रहे हैं यहाँ पे रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं या ब्लड सेल्स। अब फिर से ब्लड सेल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और ये मुझे पूरी उम्मीद है आप सब जानते हो। क्या बोलते हैं हम लोग, रेड ब्लड सेल्स, या जिसको लाल रक्त कणिका या कोशिका बोल रहे हैं, और व्हाइट ब्लड सेल को हम श्वेत रक्त, श्वेत बोल दिया उसको। और तीसरी चीज है हमारे पास में प्लेटलेट्स, और इसको बिंबाणु बोलते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि हमारी एनसीईआरटी में इसको हिंदी में भी प्लेटलेट्स ही लिखा हुआ है, आधा प ल के ऊपर 2 मात्रा ऐसे करके उसको प्लेटलेट्स ही लिखा हुआ है, लेकिन उसको बिंबाणु भी बोलते हैं। आप प्लेटलेट्स ही याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, हमारे सबसे बॉडी का जो छोटा सेल है ना वो यही होता है, लाल रक्त कोशिका। कैसा शेप होता है इसका, ऐसा कुछ शेप होता है, हम सबको पता है ये चीज, सबसे छोटा है। अब कितना छोटा है मैं आपको वो बताता हूं सबसे पहले, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। तो हमारे खून की अगर 1 बूंद लें हम, 1 बूंद, ये 1 बूंद है हमारे खून की, इस बूंद में कितने लाल रक्त कोशिकाएं होंगी? तो इसका उत्तर बताए क्या है, हो सकता है लगभग 5 मिलियन, मतलब 50 लाख। देखो यहां लिखा है अपन ने, इनकी मात्रा कितनी है हमारे शरीर में, 4.5 से 5 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब। देखो ये आयतन को लिखने के लिए हमारे पास में मात्रक है,
प्रति मिलीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। मान लो आप एक क्या करो, एक आयत बनाओ, ऐसे आयत नहीं सॉरी वो क्यूब बनाना है आपको, है ना, क्यूब। तो ये घन में बस अपने को क्या ध्यान में रखना है कि इसकी सारी जो भुजाएं हैं ना वो 1 मिलीमीटर की होनी चाहिए, ये और ये सारी खैर एक जो है इसकी सारी बराबर ही होंगी। तो उसमें जितना खून आ जाएगा, वो कितना है, वो है 4.5 से 5 मिलियन मिलीमीटर, मतलब 4.5 से 5 मिलियन उसमें क्या होंगी, लाल रक्त कोशिकाएं हो जाएंगी। इसमें खून की लगभग 1 बूंद ही आएगी, क्योंकि आपको पता है 1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है। आई बात समझ में सबको? तो ये इतना छोटा है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। असल में क्या होता है, झगड़ा है थोड़ा सा कि सबसे छोटी कोशिका ये है या फिर हमारे शरीर में, आप सबको पता है जो मेल है, जो है ना पुरुष हैं, उन सबके शरीर में सीमन होता है या वीर्य बोलते हैं जिसको हम लोग, तो उसके जो कोशिकाएं होती हैं, स्पर्म सेल्स हम जिनको बोलते हैं, ये और इसमें झगड़ा है कि सबसे छोटा कौन है। अब होता क्या है, लंबाई इसकी ज्यादा है, समझ में आएगा आपको, इसकी लंबाई इससे ज्यादा है, लेकिन बात क्या है, लंबाई में तो ये बड़ा है लेकिन आयतन में ये बड़ा है, वॉल्यूम में। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। तो लंबाई के हिसाब से देखें तो ये बड़ा है, आयतन के हिसाब से देखें तो ये बड़ा है। मस्त बात है ना, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब आप सोच करके देखो फिर ये तो कितने ज्यादा होते होंगे अगर एक बूंद ले लें तो अपन ऐसे। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में यहाँ पे, ये जो है ना, इनका जो आकार होता है लाल रुधिर कोशिकाओं का, ये होता है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव को अगर हम हिंदी में बोलें तो द्वि अवतल उनको बोल सकते हैं। मतलब कैसा, अगर आप साइड में से देखोगे ना तो आपको ऐसे देखने को मिलेगी वो कोशिका, अगर साइड में से देखोगे तो, ठीक है। तो बाइकॉनकेव इनको बोलते हैं। उसके बाद में इसके कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे क्या होता है, हमने सबने पढ़ा था अभी श्वसन में हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था अपन ने। तो 30 से 35% जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें क्या जुड़ा हुआ होता है, हीमोग्लोबिन। मैं ऐसे हीमो लिख देता हूं यहां पे, आप समझ जाना, हीमोग्लोबिन। और उसमें हीमोग्लोबिन है, मतलब वो क्या है, हमारा रुधिर वर्णक है या रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला था उसको अपन ने। वो किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन उसने अपने ऊपर चिपका रखी है और वो ऑक्सीजन को लेकर के चल रहा है। क्लियर हुई ये बात? सिमिलरली इसका जो काल है, मतलब इनका जो लाइफ स्पैन है वो होता है 120 दिन। मतलब हर 120 दिन में क्या होगा, पुरानी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और नई बनती हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि आप खून, जो ब्लड है, जो डोनेट कर सकते हो, क्योंकि ये तो 120 दिन में बन जाएगी। तो 120 दिन बाद जो है आप उसको डोनेट कर सकते हो। मतलब 4 महीने में आप जाकर के लगभग आराम से एक बार में ब्लड डोनेट कर सकते हो। फिर तो नहीं बनेगी वैसे भी। फिर उसके बाद क्या है एक हमारे पास कि इनमें केंद्रक नहीं होता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। कोशिका है लेकिन इसमें केंद्रक नहीं है, है ना। इसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और संख्या मैंने आपको बताई दी, तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अफिनिटी ऐसे करके, तो अलग अलग जो जंतु होते हैं उनमें लाल रक्त कोशिकाओं का साइज बड़ा छोटा होता है, किसी में नंबर ज्यादा कम होता है, मतलब अलग अलग एनिमल्स में ऐसा। फिर है हमारे पास में श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब ये इनकी जो सबसे खास बात आपको याद रखनी है ना, वो ये है रोग प्रतिरोधक क्षमता, या अगर बोले तो इम्यूनिटी। हमारे शरीर में क्या कहते हैं ना, इम्यूनिटी जिसको अच्छी होगी उसको कोरोना नहीं होगा। तो वो वही इम्यूनिटी की बात हो रही है यहाँ पे। वो इम्यूनिटी यही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो वो कौन दे रहे हैं हमको, व्हाइट ब्लड सेल्स दे रहे हैं। ये हमेशा लड़ाई कर रहे हैं, जंग पे लगे हुए हमेशा, हर वक्त हमारे शरीर में। बाहर से कोई भी ऐसी चीज अगर शरीर में आई है जो इनको लग रहा है कि यार गड़बड़ है, तो ये क्या करती हैं, उसको पटक के उठा पटक के तोड़ना मरोड़ना, उसको खींच पाँच करके उसके प्रोटीन्स को वहीं निकाल देना चालू कर देती। बहुत इंटरेस्टिंग काम है इनका। अब इनके फिर आगे और डिविजन्स होते हैं, 4-5 तरह की और होती हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना। मतलब मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाना चाहिए 10th क्लास में कि आपको आगे जाके और क्या पढ़ना है। आपको सामाजिक पढ़ना है, आपको मैथ ज़्यादा पढ़नी है, आपको म्यूजिक पढ़ना है, या आपको साइंस में बायोलॉजी पढ़नी है, आपको फिजिक्स पढ़नी है, आपको तय हो जाना चाहिए 10वीं में। तो 10वीं में आप हर सब्जेक्ट को इतना डूब के ही पढ़ना कि आपको पता हो कि 11वीं में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ये नहीं कि 90% आ रहे हैं तो आप जाकर के साइंस बायो ले लो, सबके सब साइंस मैथमेटिक्स ले लो, जबकि पता चले उस इंसान का इंटरेस्ट तो इतिहास में हो।
तो ये गलती नहीं करनी चाहिए ना अपने को। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, कैसे हैं वर्ण रहित हैं। अब जैसे इनका कलर लाल है लेकिन इनका कलर लाल नहीं है, कैसे हैं वर्ण रहित, कलर नहीं है इनका कोई। केंद्रक होता है इसमें, इसीलिए मैंने सिर्फ केंद्रक लिख के छोड़ दिया है, केंद्रक होता है, न्यूक्लिएटेड बोलते हैं इनको हम। और आकार बदल सकती है, जैसे अमीबा हम सबने पढ़ा है, तो अमीबा अपना शेप बदलता रहता है। सूडोपोडिया के बारे में अपन ने पढ़ा ना, कूटपाद के बारे में, तो यहाँ पे ये भी उसकी तरह ही अपना आकार बदल लेती है। पकड़ना होता है ना पैथोजेंस को, तो आकार बदल सकती है। कितनी होती है प्रति मिलीमीटर क्यूब में, मतलब अगर एक बूंद हमारे खून की है तो संभावना है वहां पे 6000 से 8000 जो है व्हाइट ब्लड सेल्स हो सकते हैं, या जिनको हम श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं वो हो सकते हैं। और इनका जो लाइफ स्पैन है कम होता है, 13 दिन से 20 दिन, बल्कि कुछ एक का तो 4-5 दिन भी होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास अगला पॉइंट है, दैट इज बिंबाणु। बिंबाणु या प्लेटलेट्स, में प्लेटलेट्स ही बोलूंगा बार बार इसको, क्योंकि आपके बुक में भी प्लेटलेट्स ही है। तो ये 9 से 10 दिन इनका जो है जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, ये बात मैंने बता दिया आपको। फिर क्या है केंद्रक रहित, ये नोटिस करो आप, केंद्रक रहित। देखो हमारी बुक में, हिंदी वाली बुक में एक थोड़ी सी गलत लाइन लिखी हुई है, 11वीं में सही लिखी हुई है, 10वीं में लिखा हुआ है कि ये कोशिकाएं हैं, लेकिन ये कोशिकाएं नहीं होती हैं, ये कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। मैंने देखो यहाँ मेंशन किया है, केंद्रक रहित कोशिकीय टुकड़े लिखा है मैंने यहाँ पे, इनको बोलते हैं सेल फ्रेगमेंट्स, सेल्स के चिथड़े टुकड़े। अगर ये पूरे सेल होते ना तो देखा जाए तो ये लाल कोशिकाओं से, लाल रक्त कोशिकाएं जो है हमारी रेड ब्लड सेल, उससे भी छोटा होता है साइज में तो, लेकिन ये पूरी कोशिका नहीं है ना, ये सेल के टुकड़े हैं, तो इसलिए इनको हम सबसे छोटी कोशिका नहीं बोलते। लेकिन अगर पूरी कोशिका होती तो सबसे छोटे फिर ये होते। क्या है इसमें सबसे जो खास काम आपको इसका याद रखना है ना, वो ये रहा, लास्ट में लिखा हुआ है, थक्का जमाना, जाम लगा देना। पुलिस वाले होते हैं ना, ये काम है इनका, पूरे शरीर में पुलिस वालों की तरह घूमते रहते हैं। अब मान लो कहीं पर क्या हो जाए, कहीं लीकेज हो जाए, जैसे मान लो यहाँ कट लग गया, एक छोटा सा खून बाहर आ रहा है, तो क्या होगा, ये पुलिस वालों की तरह उस खून में यहाँ आ जाएंगे और देखेंगे कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे जाम लगाओ, यहाँ पे जाम लगाओ, पैक कर दो इसको, रास्ते से कोई किसी को बाहर मत जाने दो यहाँ पे, तो वहां पे बैरिकेड लगा देंगे। समझ रहे हो इस बात को, तो खून जो होगा वो बाहर नहीं जा पाएगा फिर। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनका, थक्का जमाने का। इनके अंदर फिब्रिनोजन वगैरह होता है कुछ, है ना, उसको रिलीज कर देते हैं। जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आते हैं ना, बाहर की वायु के संपर्क में आते हैं, तो ये फट जाते हैं, ये जो होते हैं हमारे पास में प्लेटलेट्स, और अपने अंदर से कुछ एक रसायन निकालते हैं। अभी नहीं बोल रहा मैं क्या रसायन होते हैं, कैसे होते हैं, वो उनको निकालते हैं बाहर, और वो क्या करते हैं, जैसे ना जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं, बैरिकेड लगाना शुरू कर देते हैं कि खून जो है बाहर नहीं जाएगा। तो उससे क्या होता है, रक्त स्राव बंद हो जाता है। क्लियर है, कहीं भी चोट लगेगी 2-4-5 मिनट में, अगर हल्का सा है कट तो 10-1 मिनट में वो रुक जाता है, लेकिन अगर बहुत गहरा कट है ना तो ज़्यादा टाइम लगता है उसको फिर रुकने में, थोड़ा मान लो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है। बाकी 5 से 7 मिनट में छोटे मोटे कट का जो है खून आना बंद हो जाता है, वो इसके कारण होता है। शेप कैसा होता है इनका, गोलाकार या अंडाकार। और इनका जैसे हमने शेप की बात नहीं की, तो आकार तो बदल सकती है, तो क्या ही बात करें। ये जैसे बाइकॉनकेव है, फिक्स है इनका शेप, इनका शेप या तो गोलाकार होगा या अंडाकार होगा। लाइफ स्पैन अपन ने देख ही लिया। और कितनी होती है प्रति मिलीमीटर क्यूब, काफी ज्यादा होती है, 2 लाख से 4 लाख। और छोटी है ना बहुत ज्यादा, तो ज्यादा आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर लास्ट में हम आ रहे हैं लसिका पे। तो ये हमने कवर किया जिसको हम नॉर्मली ब्लड समझते हैं ना, ये वो चीज कवर हो गई। ये जो लसिका है, जो लिम्फ है, ये अलग है, ये अलग ही टॉपिक है। क्लियर है बात, अलग टॉपिक मतलब कैसे है, हमारी बॉडी में जैसे एक, अगर हम खून को बहाने का सिस्टम होता है तो वो इन चीजों को लेकर के जाता है, लेकिन दूसरा एक और सिस्टम होता है जो लिम्फ को लेकर के बहता है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। जैसे अगर ये ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके लिए हमारे पास क्या है, केशिकाएं हैं, कौन सी धमनियां हैं, शिराएं हैं, केशिकाएं हैं, वो इनके लिए है। लेकिन सिमिलरली हमारे पास एक और चीज है, वो क्या है, लसिका लिम्फ, और इसके लिए फिर हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है पूरा अलग। तो ये क्या चीज है वो ध्यान से समझना। हल्के पीले रंग का तरल संयोजी उत्तक है, ये बात तो क्लियर आपको समझ में आ गई हो, लेकिन मैं आपको ना थोड़ा बेसिक बताता हूँ। समझो हुआ क्या, हमने ये समझा कि जो भी खाना वाना पचा था, जो ऑक्सीजन गई थी, जो पानी अंदर पिया है हमने, वो सारा का सारा हमारे पेट तक पहुंचा, अंदर स्टमक तक, छोटी आंत तक गया। छोटी आंत से क्या हुआ, जो हमारे वहां दीर्घरोम थे या विलाय जो थे, विलस, उनमें से दीवारों में गया, और दीवारों से अंदर जाके वो चला गया किन में, छोटी 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 ब्लड वेसल्स में या रुधिर वाहिकाओं में, और वो फाइनली जो है पूरे शरीर में जा रहा है।
ये बात समझे थे, और जो ऑक्सीजन हमने ली है वो भी घुल करके पूरे शरीर में जा रही है। फिर धमनियां जो है उसको हृदय से लेकर के जा रही हैं दूर। अब जैसे ही मान लो धमनियां बदलती हैं केशिकाओं में, छोटी छोटी हो जाती हैं केशिकाएं, फिर केशिकाएं एक एक कोशिका को उत्तक में जाकर के सामान देती हैं और जो कचरा होता है वो वापस लेती है। अब जब ये एक्सचेंज हो रहा होता है ना इतने छोटे लेवल पे, तो क्योंकि केशिकाओं की दीवार भी बहुत पतली है और एक्सचेंज भी हो रहा है, जैसे मान लो हो सकता है ना मैं दूध वाले से ऐसे बर्तन लेकर के दूध लेने जा रहा हूँ गेट पे, तो वो दूध ऐसे ढांक करके डालता है तो थोड़ा गिर जाता है नीचे। तो सिमिलरली आप ये ध्यान रखो, होता क्या है कि कुछ एक जो अंदर प्रोटीन है या कुछ एक जो प्लाज्मा है वो थोड़ा नीचे बह जाता है, या लाल रक्त कोशिकाएं हैं मान लो, हल्की फुल्की तो है ही ना, तो या कुछ भारी चीजें ऐसा मान लो, वो जो है नीचे गिर जाती है वहां। अब वो गिर जाती हैं तो वो बाहर फंस गई, अब वो उसको कहाँ भेजें, समझ में आ रही है? जैसे मान लो एक्स्ट्रा पानी ढुल गया गेट पे, तो उसके लिए नालियां है ना फिर हमारे पास में। तो अब सेम चीज है वो हमारे शरीर में भी। क्या चीज है कि ब्लड तो ब्लड के रास्ते से जा रहा है, शिराओं में चला गया वापस, लेकिन ये अलग हो गई। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है, लिम्फ वेसल्स है, या लसिका के लिए वाहिकाएं हैं हमसे हमारे पास में अलग से। जैसे हमारे पास में लसिका केशिका है, देखो यहाँ पे लिखा है हमने यहाँ पे लसिका के लिए अलग केशिका है। लसिका केशिका में सब कुछ इकट्ठा होगा, फिर ये केशिकाएं जुड़ेंगी आगे एक बड़ी लसिकाओं में जुड़ेंगी, और वो लसिका लास्ट में जाकर के वो सामान जो आया है सारा वो है किसका, खून का ही है, रुधिर का ही हिस्सा है वो सारा का सारा, और उसको फाइनली जाना कहाँ था, शिरा में ही जाना था ना। तो ये सारी उसको लास्ट में जाके ले जाके जोड़ करके इकट्ठा करके कहाँ डाल देती हैं, शिरा में डाल देती हैं या वीन में डाल देती हैं कि भैया आपका ये आप भटक गए थे, आपके बच्चे ये लो, इनको संभाल लो आप। समझ में आई बात है आपको? अब बस इसमें क्या है, कुछ एक खास बातें भी हैं इसकी। जैसे ये हमारी किताब में एक चीज लिखी हुई है, आप ध्यान रखना, वसा जो है इसका वहन लसिका करती है। हमारे जो फैट का डाइजेशन है, फैट जो बन जाता है, तो फैट ब्लड वेसल में नहीं जाकर के किस में जाता है, वसा में जाता है, और सॉरी वसा में कह रहा हूँ, लिम्फ में जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में, लसिका में जाता है, और वो वहां से सीधा हृदय में आता है और हृदय से पूरे शरीर में जाता है। इसके पीछे भी कारण है, वो आप ढूंढना जरूरत पड़े तो, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि वसा जो है उसका जो वहन है कौन करती है, लसिका। और ये कौन सी पच चुकी है जो वसा, उसके बारे में बात करते हैं। और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है, ये बात मैंने आपको समझा दी। और इनमें क्या है, प्रोटीन जो है अल्प मात्रा में होता है। थोड़ा सा इसकी अलग से डिटेल है कि क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है इसमें, लेकिन हमारी किताब में मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल दे नहीं रखी है। तो यही पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको ही आपको 2 से 3 बार 4 बार रिवाइज कर लेना चाहिए और आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको एक छोटा सा फोटो भी यहाँ दिखा रहा हूँ। ये हमारी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है, या जो लसिका तंत्र अगर इसको हम बोलें तो सरल शब्दों में लसिका वाहक तंत्र ऐसा कह सकते हैं इसको। दिख रहे होंगे आपको इसमें वेसल्स, लिम्फ वेसल्स दिख रहे होंगे। अब इसके बाद क्या है हमारे पास में, एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पूरा रुधिर है, खास करके ये रुधिर, लसिका को छोड़ के बोल रहा हूँ, इसके बहुत सारे काम होते हैं हमारे शरीर में। जैसे 2-3 काम अगर मैं आपको बताऊं, मतलब मान लो एग्जाम में भूले बिसरे कहीं पूछ ले कि जो लसिका है, सॉरी जो रुधिर है, जो ब्लड है, उसके फंक्शंस क्या है लिखो, कार्य क्या होता है लिखो शरीर में। तो आप लिखोगे कि शरीर में खाद्य पदार्थों का, पचे हुए खाद्य पदार्थों का वहन करना, CO2 और ऑक्सीजन जैसी गैसों का वहन करना, इसी का काम होता है। पानी जो है इसमें काफ़ी मात्रा में है, ये हमारे शरीर का तापमान को मेंटेन करता है। पसीना आ जाता है ना अपने को, उसमें भी इसका रोल है बहुत ज़्यादा। फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको मिल रही है, यहाँ से हमारे को दिख रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद रक्त का थक्का जमने का काम भी फिब्रिनोजन ही कर रहे हैं, तो मतलब रक्तस्राव अगर कहीं हो जाता है तो वो भी रोकने का काम इसी का ही है। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बता ही दिया मैंने आपको, दाब जो है वो मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। काफ़ी सारे जो सॉल्ट्स मिनरल्स वगैरह हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। एक्सक्रीशन में जो है हमारी हेल्प कर रहा है। तो भाई साहब इसके बहुत सारे काम हैं, तो ये अलग ही टॉपिक है, खैर और नहीं जाएंगे इसमें भी अंदर, वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। देखो ये बहुत बेसिक बातें हैं, अगर 10th तक के बच्चे को बातें पता नहीं है ना तो अजीब बात है, इसलिए मैंने ये पूरा टॉपिक लिया है। और मैं क्योंकि एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स बोलता हूं, तो कभी मैं बीच में बोलने में कहीं एक आध वर्ड में गलती कर देता हूं, तो वो आप प्लीज है ना देख लिया करो, क्योंकि मैंने लिखा सही है, हो सकता है मैंने कहीं जल्दबाजी में एक वर्ड गलत बोल दिया हो। और अब बात पे आ रहे हैं अपन नोट्स वाली बात पे। तो जैसे ही मैं अभी यहाँ वीडियो से हटूंगा तो आपको वीडियो स्क्रीन पर ही जो है लास्ट वाले इसके लेक्चर के और इस लेक्चर के जो है नोट्स मिल जाएंगे, स्क्रीन रोक करके आप चाहो तो आराम से लिख सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।